स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। रूल एंड लेजिटिमेसी दोनों का अटूट संबंध है, यानी कि शासन करना है तो जिन पर करोगे शासन उनकी सहमति आवश्यक है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर तालिबान में तो हमने फोर्सफुल रूल देखा है, तो कहां उनको लेजिटिमेसी की जरूरत पड़ी, सहमति की कहां जरूरत पड़ी। देखिए जरूरत तो पड़ती है, नहीं तो शासन जो है वो शॉर्ट लिव्ड होगा, ज्यादा चलेगा नहीं। अब कुछ ऐसे ही सवाल उठ रहे हैं ऑन तालिबान 2.0। मतलब क्या है 2.0? इस वजह से क्योंकि ये दूसरी बार हम तालिबान का शासन देख रहे हैं अफगानिस्तान में। इससे पहले 1996 से लेकर अक्टूबर 2001 तक हमने पहला शासन देखा था। तो क्या कुछ बदलाव दिख रहा है? तालिबान के कुछ स्पोक्स पर्सन तो कह रहे हैं देखिए बदल गए हैं हम, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं कि वहां पर अभी भी वही अल्ट्रा कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और लोगों की बेसिक फ्रीडम्स को कर्ब किया जा रहा है, जिससे कि अपने कंट्रोल कोर मजबूत किया जा सके। अब मैं कह रहा हूं कि लेजिटिमेसी जरूरी होती है, सहमति जरूरी होती है। सहमति कौन देगा? लोग देंगे। अच्छा, ये सहमति केवल डेमोक्रेसी में जरूरत होती है या हर किसी राज में जरूरत होती है? आप में शायद कुछ लोग कहेंगे सर पहले मिडावल टाइम में, एंशिएंट टाइम में राजा होते थे, उनको कहां लेजिटिमेसी की जरूरत पड़ती थी? राज तो करते थे, लेजिटिमेसी की जरूरत तो पड़ती थी। उस टाइम पर यूज होती थी एक थ्योरी, डिवाइन राइट थ्योरी। लोगों को बताया जाता था कि राजा जो है वो ईश्वर का दूत है, ईश्वर ने बैठाया यहां पर, तो आप ईश्वर के खिलाफ जाएंगे क्या? आप कहोगे नहीं नहीं ऐसा हम क्यों करेंगे। तो लेजिटिमेसी मिली कि नहीं मिली? मिली। राजा अच्छा हो, बहुत अच्छे कर्म किए होंगे आपने, इस वजह से ईश्वर ने आपको ऐसा राजा दिया है। और राजा खराब हो तो पाप किए होंगे आपने, आप सही है अब राजा को, क्योंकि इससे आप प्योरीफाई हो जाएंगे इन पेन से। तो कहने का मतलब है हर समय में कुछ ऐसे आइडियाज बनाए गए हैं शासन करने वाले वर्ग द्वारा, जिससे कि लोगों पर शासन किया जा सके, लोग उसको मान लें कि हाँ इस वजह से ये सही है। तो मैंने मतलब कारण तो जरूरी होता है, लोगों को कारण देना पड़ेगा। एक तरीका होता है इलेक्शन, कि देखिए इलेक्शन करा दिए गए हैं और इलेक्शन के बाद अब ये लोग जीते हैं तो अब ये राज करेंगे, तो आपको मानना होगा, क्योंकि मानना तो पड़ेगा ना, तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। दूसरा तरीका यहां पर है रिलीजन, प्रोफेसी। आप कह रहे हैं देखिए इस्लामिक कानून के अंतर्गत ऐसा राज होगा तभी आपके लिए बेस्ट है। तो लोग कहेंगे बिल्कुल सही है, बेस्ट है ये तो तालिबान किसका इस्तेमाल कर रहा है? क्या तालिबान इलेक्शन से आया है? नहीं, तालिबान इसका इस्तेमाल कर रहा है कि नहीं? अब इस पर सवाल उठ रहे हैं, हमें इसके डिटेल में जाना है। इससे पहले आपके लिए इंफॉर्मेशन, फाउंडेशन बैच मॉर्निंग स्लॉट आ गया है, लिमिटेड सीट्स है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए या उससे नेक्स्ट ईयर के लिए। कारण अभी आप तैयारी स्टार्ट करेंगे, फिर आप ऑप्शनल और टेस्ट सीरीज आगे जाकर अपनी तैयारी को फाइन ट्यून कर सकते हैं। लेकिन इस कोर्स में आपको सब कुछ इंक्लूडेड मिल रहा है, यानी कि 900 प्लस आवर्स में आपका कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। करंट अफेयर्स प्रोग्राम में दिक्कत आती है वो भी इसी में इंक्लूडेड है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अलग से करते हैं वो भी इसमें इंक्लूडेड है, आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस फाउंडेशन के बाद करते हुए देखते हैं काफी स्टूडेंट्स को, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। तो इट्स अ कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज। 25,500 में अवेलेबल है studyIQ.com पर। आप त्यागी लाइफ कोड यूज करिएगा तो 18,999 में आपको मिल जाएगा। शशांक त्यागी फॉर यू, आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं वीडियो से जुड़े अपडेट्स के लिए, एमसीक्यूज के लिए, कुछ गाइडलाइंस के लिए जो बीच बीच में यहां पर आती रहती है। नाउ तालिबान अपनी पावर को तो इंक्रीज कर रहा है। इससे पहले की सरकार ने जो गुड गवर्नेंस के लिए एफर्ट्स किए थे, यानी कि सामाजिक कल्याण के लिए जो ढांचा बनाया था, अब जो तालिबान है क्या उसी ढांचे को कैरी कर रहा है? नहीं, उसको साइडलाइन कर रहा है। रूल ऑफ लॉ का एलिमेंट जो वहां पर कोशिश की गई थी स्थापित हो, उसको भी साइडलाइन किया जा रहा है। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर क्या है ये रूल ऑफ लॉ? देखिए रूल ऑफ लॉ कहता है कि नो वन इज अबव लॉ, यानी कि कानून से ऊपर कोई नहीं। अब आप कहेंगे कानून से ऊपर कोई नहीं, तो ऐसे में तालिबान का भी तो एक कानून है ना, तो उससे ऊपर कोई नहीं। देखिए कानून जो है वो भी रीजनेबल होना चाहिए, जस्ट होना चाहिए और फेयर होना चाहिए सभी के लिए, जिसके लिए आप ये शासन कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं ना, यही तो एटलीस्ट आप बता रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि वहां, अब आप सोच रहे होंगे कैसे पता लगा कि तालिबान रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है? क्योंकि हमने कहा नो वन इज अबव लॉ, लेकिन अगर कहीं पर आर्बिट्ररी एक्शंस हो रहे हैं, जैसे तालिबान अपनी मन मर्जी से उनके फाइटर्स किलिंग भी कर रहे हैं कई जगह पर, तो ऐसे में आपको नहीं लगता ये तो रूल ऑफ लॉ के खिलाफ है? राइट, कोई यहां पर सेट लॉ नहीं यूज हो रहा, तो इससे लोगों को टेरराइज किया जा रहा है। और लोगों को टेरराइज आप करेंगे तो क्या लोगों का फेथ सिस्टम में होगा? नहीं, वो डिक्रीज होगा। और लोगों का फेथ अगर सिस्टम में डिक्रीज हो गया तो लोग क्या करेंगे? लोग फिर रिएक्शनरी फोर्सेस में एंगेज होंगे।
अब जरा ये डेटा देखिए, रिप्रेजेंट करता है विमेन का स्टेटस इन अफगानिस्तान बिफोर तालिबान। 5% महिलाएं वो कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिल होती थी, 22% के आसपास जॉब्स करती थी, 20% सिविल सर्वेंट थी, 27% एमपीज थी और करीब 1000 महिलाएं ऐसी थी जिनका अपने नाम पर कोई कारोबार दर्ज था। अब महिलाओं के स्टेटस को बेहतर करने पर काम होना चाहिए था, डायलॉग होना चाहिए था और ज्यादा सिक्योरिटी इंप्रूव होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पर स्थिति फर्दर डिटेरियोरेट हुई। अफगानिस्तान ने अपने टेकओवर के बाद जो पॉलिसीज बनाई उससे जो राइट्स हैं, 3 क्रूशियल राइट्स, जैसे कि सबसे पहले तो अभिव्यक्ति का अधिकार, उसको दबाया गया। इसके बाद मूवमेंट टू फॉर्म एसोसिएशन, तो अगर आप ये अधिकार दबा देंगे तो आपको लगता है कोई भी समाज ऊपर आ सकता है? नहीं। एक सेइंग है, नो कंट्री मीन्स नो नेशन कैन एक्चुअली प्रॉस्पर बाय ड्वार्फिंग इट्स ओन इंडिविजुअल्स, यानी कि कोई राष्ट्र तरक्की नहीं कर सकता अगर वो अपने ही लोगों का दमन करे। तो विमेन स्पेसिफिक देखें तो एजुकेशन और हेल्थ केयर चैलेंजेस अभी विमेन के समक्ष और ज्यादा आ रहे हैं जब से तालिबान आया है। सेकुलरिज्म की तो समझ लीजिए धज्जियां उड़ गई हैं। कारण क्या है? क्योंकि ऐसा नहीं कि अफगानिस्तान में केवल मुस्लिम पॉपुलेशन ही है, अफगानिस्तान में अदर पॉपुलेशन भी है, मीन्स वहां पर हिंदूज भी हैं, सिख भी हैं। तो ऐसे में अफगानिस्तान ने इनिशियली कहा कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम हैं यहाँ। लेकिन क्या स्थिति ऐसी है? नहीं। तो ऐसे में हम सेक्टेरियन डिवाइड देख। अब जरा लीडरशिप स्ट्रक्चर देखते हैं तालिबान का। कई लोगों को लगता है कि तालिबान मतलब कि कोई एक लीडर है जो धर्म की प्रीचिंग्स देता है और रैंडमली जो फाइटर्स हैं उनको फॉलो करते हैं। नहीं नहीं, इन्होंने बाकायदा स्ट्रक्चर, जिम्मेदारियां बांटी हुई हैं। सबसे ऊपर मौलवी हिबतुल्ला अखुनजादा, नीचे हैं 3 डेप्यूटी। पहला मुल्ला अब्दुल घनी बरादर, सबसे ज्यादा न्यूज में आपने इनका ही नाम सुना होगा, मुल्ला बरादर। बेसिकली जो पॉलिटिकल ऑफिस है तालिबान का दोहा में, जिसके थ्रू ये दुनिया के विभिन्न देशों के साथ संपर्क साधते हैं, रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो जिम्मा है मुल्ला बरादर के पास। सेकंड पे मुल्ला मोहम्मद यकूब, ये बेसिकली बेटे हैं मुल्ला उमर के जिन्होंने स्थापना की थी तालिबान की। और तीसरा सिराजुद्दीन हक्कानी, एक्चुअली ही इज लीडर ऑफ हक्कानी नेटवर्क, जिसके अंतर्गत कई सारे फाइटर्स काम करते हैं। तो ये डेप्यूटीज हैं। इसके अलावा मिनिस्टर्स भी हैं, जैसे मिलिट्री, इंटेलिजेंस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और 13 अदर मंत्रालय भी हैं। इसके अलावा मुल्ला अब्दुल हकीम, ही इज लाइक द चीफ जज, तालिबान का जो जुडिशियल सिस्टम है उसके लीडर हैं ये। साथ में रहबरी शूरा है जिसमें 26 लोग होते हैं जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं। न्यू एंटी तालिबान फोर्सेस, यानी कि तालिबान के विरुद्ध अफगानिस्तान में अब नई नई फोर्सेस आ रही हैं। ये जो मार्क्स आप देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं सिविलियन अटैक, आम नागरिकों पर हुए हमले। किसने किए होंगे? आप कहेंगे सर तालिबान ने ही तो किए होंगे। तालिबान ने जिम्मेदारी ली है 53% अटैक की। इसके अलावा और किसने किया? 6% आईएस ने कहा हमने किया। आईएस, इस्लामिक स्टेट खोरासन, जो कहता है कि देखिए ईरान का कुछ पार्ट, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का कुछ पार्ट मिलाकर हम बनाएंगे यहाँ पर इस्लामिक कैलिफेट। सपना देख रहे हैं इनका। 39% अनआइडेंटिफाइड आर्म ग्रुप्स ने किए हैं, यानी कि पता नहीं लगाया कि वो किसने किया है। पिछले कुछ समय में सोशल मीडिया पर पोस्ट आ रही है, मींस वीडियोस के थ्रू कई ग्रुप्स बता रहे हैं कि हमने भी ग्रुप बना लिया तालिबान के विरुद्ध। अब हमें ऐसे कुछ ग्रुप्स की बात करनी है। ऐसा नहीं है कि सभी ग्रुप्स के नाम आपको रटने हैं, 2 या 3 अगर आपको ध्यान रहते हैं आंसर में आप इस्तेमाल करते हैं। जब हम बात करेंगे अफगानिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन की तो आपके आंसर की लेजिटिमेसी बढ़ जाएगी। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको लोकेशंस पता होनी चाहिए, जो लोकेशंस काफी ज्यादा चर्चा में है। यूपीएससी का फेवरेट एरिया है ये। नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट ऑफ अफगानिस्तान, सबसे महत्वपूर्ण जो रेजिस्टेंस ग्रुप है वो ये है, तो इसको तो ध्यान रखिए, एनआरएफ को। आप कहेंगे इतना महत्वपूर्ण है क्यों? इसको लीड देख लिए कौन कर रहे हैं? अहमद मसूद। आप कहेंगे तो क्या बड़ी बात हो गई? ये बेटे हैं अहमद शाह मसूद के। अहमद शाह मसूद को कहा जाता था लायन ऑफ पंजशीर, और एक समय पर भारत भी मदद कर रहा था अहमद शाह मसूद की टू फाइट अगेंस्ट तालिबान। तो अब कुछ महत्ता समझ में आई कि नहीं आई होगी? जो अहमद शाह मसूद है वो बेसिकली ताजिक एथनिसिटी से थे, मतलब ताजिक यानी कि यहाँ पर ताजिकिस्तान है नदन साइड में। पंजशीर की लोकेशन देख लीजिए, ये काबुल से ऊपर नॉर्थ में पड़ता है। ठीक है, तो अगर वो नॉर्थ साउथ करके क्वेश्चन घुमाए तो समझ जाइएगा कि ये नॉर्थ वाला एरिया पंजशीर वैली। इससे पहले भी पंजशीर ने जब यूएसएसआर आया था तो यूएसएसआर की फोर्सेस को भी एक स्ट्रॉन्ग काउंटर दिया था। तालिबान आया, तालिबान को भी स्ट्रॉन्ग काउंटर दिया। तो अभी जो इनके बेटे हैं वो कह रहे हैं कि जो मेरे पिता का सक्सेस रेट था मैं भी उसी को अचीव करूंगा। तो अहमद शाह मसूद खुद डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं अफगानिस्तान की सरकार में, और वन ऑफ द बेस्ट गुरिल्ला फाइटर्स कहे जाते हैं वर्ल्ड के। मतलब ही इज कंपेयर्ड विद हो ची मिन ऑफ वियतनाम एंड चे ग्वारा अर्जेंटीना एंड देन क्यूबा, राइट। नाउ अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट ये कहा जाता है जनरल यासीन जिया ने ये बनाई है, हालांकि ये अभी प्रूफ नहीं हुआ है। इसके अलावा देखिए 34 प्रोविंसेस हैं, 421 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। इसमें ये कुछ प्रोविंसेस हैं जो लगातार चर्चा में रहते हैं, तो पता होना चाहिए। जैसे हेरात
तो हेरात देख लीजिए किस साइड है, दिख रहा है आपको, ये अफगानिस्तान हो गया, ठीक है। तो इसके वेस्ट में आपको ये हेरात दिख रहा है। वो क्वेश्चन जब बनाएगा तो उसमें वो आपको कह सकता है कि हेरात इज अ प्रोविंस इन द ईस्ट, ठीक है, क्योंकि चर्चा में तब पता होना चाहिए। कांधार, गजनी, काबुल और बदख्शां, क्योंकि अभी पिछले कुछ समय में एनआरएफ ने कहा है कि हमने यहां से लेकर यहां तक सक्सेसफुल स्ट्राइक्स की हैं तालिबान के खिलाफ। अफगानिस्तान इस्लामिक नेशनल लिबरेशन मूवमेंट, आप कहेंगे सर इतनी सारी हैं कहां तक याद करेंगे, नाम भी थोड़ा अलग अलग लग रहा है। नहीं नहीं, कुछ ही बात कर रहा हूं मैं, इसको इसलिए ध्यान रखिए क्योंकि ये सबसे बड़ी ऐसी संस्था है जिसमें मेजोरिटी और जो है वो पाश्तून हैं। आप कहेंगे पाश्तून हैं तो क्या हुआ, पाश्तून इस वजह से क्योंकि तालिबान में जो फाइटर्स हैं ना, उसमें जो मेजोरिटी ऑफ फाइटर्स हैं वो पाश्तून एथनिसिटी के हैं, और जो रेजिस्टेंस ग्रुप है इसमें भी पाश्तून मेजोरिटी में। तो आपको नहीं लगता ये तो इंपॉर्टेंट काउंटर हो जाएगा, है कि नहीं। अब ये बना क्यों, बनने का कारण है कि तालिबान ने सत्ता में आने के बाद जो पूर्व सोल्जर्स रहे हैं अफगानिस्तानी हुकूमत के, तो उनको मारना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसे में जो विमेन थी उन्होंने भी इसका विरोध किया, तो सोशल एक मूवमेंट बन गई। हाई काउंसिल है क्या, ये पता होना चाहिए आपको। 40 वारलोड्स क्या है, देखिए अफगानिस्तान इस तरीके से काम नहीं करता था या करता है जिस तरीके से हम यहां पर काम करते हैं, राइट। तो जब डेमोक्रेसी भी थी उस टाइम पर भी कई ऐसे एरियाज थे जिसको कुछ वारलोड्स चलाते थे, यानी कि कोई एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा ताकतवर है, बिजनेसेस में भी इन्वॉल्व है और अपने कुछ फाइटर्स भी रखे हुए हैं, तो वहां के एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिसिंग को वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते थे। तो इनको अब कुछ ने तो तालिबान के साथ हाथ मिला लिया और कुछ चले गए हैं बाहर। तो अब जो 40 वारलोड्स जो बाहर हैं उन्होंने एग्जाइल पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर एक हाई काउंसिल बनाई है और दुनिया के अलग अलग देशों से मांग कर रहे हैं कि देखिए इससे तो डेमोक्रेसी बेटर थी, हम चाहते हैं कि डेमोक्रेसी दोबारा आ जाए, तो आप हमें सपोर्ट कर दीजिए। तो यानी कि जो रेजिस्टेंस है तालिबान 2.0 का, उसमें डिप्लोमेटिक एंगल को पुश कर रही है। ये हाई काउंसिल एडवाइस दे रही है तालिबान सरकार को कि देखिए सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। यानी कि इससे पहले जो आप सरकार लाए थे यानी कि तालिबान 1.0, तो उस टाइम पर भी क्या था, आप नॉन इंक्लूसिव चलाते थे, अपने हिसाब से चलाते थे, और देखिए फिर आपको जाना पड़ा। तो ऐसे में सबको साथ लेकर चलिए, हमारी भी तो सोचिए, हम भी साथ मिलकर काम कर सकते हैं आपके। तो दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, सम ऑफ देम। नाउ की एलिमेंट्स क्या है सक्सेसफुल इंसर्जेंसी के, एक तो आपको फॉरेन सपोर्ट चाहिए। मतलब क्या हुआ, देखिए अगर तालिबान का राज वहां से जाएगा और जो ये रेजिस्टेंस ग्रुप हैं सक्सेसफुल होंगे, तो इनको चाहिए एक तो फॉरेन सपोर्ट। जैसे कि आपको बताया, अहमद शाह मसूद को जो सपोर्ट है वो इंडिया ने किया था, ईरान ने भी किया था, रशिया ने भी किया था, लेकिन क्या ऐसा सपोर्ट उन्हें अब मिल रहा है? अब नहीं मिल रहा है, समय बदल चुका है। अब तालिबान को रिकॉग्नाइज कर रही हैं अलग अलग सरकारें, है कि नहीं, लेकिन इन्हें अगर सक्सेसफुल होना है तो कन्विंस करना पड़ेगा अलग अलग देशों को, साथ में यूनिटी रखनी पड़ेगी आपस में। आप कहेंगे यूनिटी आपस में, जी हाँ, क्योंकि जो आपस के जो ग्रुप्स हैं ये भी कोऑर्डिनेट होकर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये दोनों चीजें उनको चाहिए। अब जरा एग्जांपल देखिए आप, जैसे मैंने आपको कहा रशिया, ईरान, इंडिया ने सपोर्ट किया था, अब नहीं कर रहे हैं, कारण आपको बताया उस लेवल का सपोर्ट नहीं है। कौन सपोर्ट कर रहा है? ताजिकिस्तान अकेला सेंट्रल एशियन कंट्री है जिसने तालिबान को काउंटर कर रहा है अभी भी ऑफिशियली, और अभी भी जो कितने सारे जो पॉलिटिशियंस हैं एग्जाइल में ताजिकिस्तान में रह रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मिलिट्री और फाइनेंशियल सपोर्ट भी ताजिकिस्तान कर रहा है, लेकिन अभी ताजिकिस्तान ने ऑफिशियली नहीं माना है। नाउ अब ये भी सवाल उठ रहा है कि जो ये सक्सेस रेट अपना बता रहे हैं, मींस जो रेजिस्टेंस ग्रुप है कि हमने इतना अटैक कर दिया, गुरिल्ला वॉरफेयर हम कर रहे हैं तालिबान के खिलाफ और जल्दी तालिबान चला जाएगा, ऐसा भी हो सकता है एग्जेजरेशन हो, यानी कि वास्तविकता में इतना स्ट्रॉन्ग काउंटर शायद ये नहीं कर रही हो। ऐसा क्यों? वो कह रहे हैं कि देखिए उनका अपना मोटिव है, वो चाहते हैं ये हटे, दैट इज गुड, ठीक है, लेकिन एग्जेजरेट करके वो एक्चुअली सपोर्ट एक्चुअली ले सकते हैं। भाई जाहिर सी बात है, अलग अलग देश जो हैं वो किसको सपोर्ट करते हैं? आप किसको सपोर्ट करते हैं? जीतने वाली साइड को सपोर्ट किया जाता है। जब लगेगा कि हाँ ये जीत सकते हैं तो सपोर्ट करना पड़ेगा, तो ये एक एग्जेजरेशन भी हो सकता है। तो यूनाइटेड नहीं है, डिवाइडेड है अभी है, तो इनको इन पॉइंट्स पर ध्यान देना पड़ेगा, यानी कि यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन, साथ में ये रिकॉग्निशन की रेस में लगे हुए हैं। यानी कि क्या आपको लगता है कि केवल तालिबान के कुछ फाइटर्स को मार देने से दे विल बी सक्सेसफुल? नहीं, उनको चाहिए लोगों का समर्थन, राइट। जहां पर लोगों का समर्थन होता है वहीं सफल क्रांति होती है। साथ में दे शुड नॉट एक्चुअली डिमीन ईच अदर। पिछले कुछ समय में देखा गया कि एक रेजिस्टेंस ग्रुप ने दूसरे रेजिस्टेंस ग्रुप की स्टेटमेंट को डिसमिस कर दिया, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। इनके पास रिसोर्सेस कम है, तो रिसोर्सेस को जुटाना होगा। तो आई थिंक आपको समझ में आया। अब जरा एक क्वेश्चन देखिए, Which of the following is the ideology followed by Taliban? देवबंदी इस्लामिज्म, पश्तूनवाली, both A and B, none of the above। अपने कमेंट्स में जरा आंसर दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, legitimacy challenges to Taliban 2.0 has both domestic and international connotation।
यानी कि तालिबान 2.0 की जो वैधता है, उसके सामने जो चुनौतियां हैं वो घरेलू कारण भी हैं और अंतर्राष्ट्रीय कारण भी हैं। तो कमेंट करना है आपको। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।